हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर समझ रहे होंगे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस के सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कैंसर के बारे में, ओनली ऑन कैंसर। और जितने डिटेल में आज मैं आपको कैंसर के बारे में बताने वाला हूँ, शायद ही आप कभी कैंसर के बारे में इतने डिटेल में सुने होंगे या फिर समझे होंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर है क्या? देखो, कैंसर और ट्यूमर, ठीक है, कैंसर और ट्यूमर दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, मतलब समान हैं, क्योंकि कैंसर ट्यूमर के वजह से ही उत्पन्न होता है। और ट्यूमर कैसे उत्पन्न होता है? देखो, जब भी कोई शरीर का कोशिका, शरीर के कोई भी अंग, हाथ हो, पैर हो, मुंह हो, ठीक है, शरीर का कोई हड्डी है, मांस है, कुछ भी, खून है, अगर उनकी कोशिकाएं, है ना, अगर उनकी कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ रही हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ रही हैं और एक जगह पर इकट्ठा हो गई हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्यूमर। और इनमें अगर वृद्धि करने की क्षमता है, मतलब ये बढ़ती ही चली जा रही है, रुक नहीं रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? कैंसर है। बात है समझ में? तो कैंसर का परिभाषा मैंने यहाँ पे क्या बताया? कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें कोशिकाएं अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती हैं। जब हमारा शरीर की कोशिकाएं नियमित रूप से वृद्धि करती हैं ना, तो हमारी शरीर काफ़ी अच्छे से बढ़ती है ना, अच्छी हाइट होती है, अच्छे से शरीर का काम होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अगर शरीर का कोई भी कोशिका, मैंने बताया ना, जैसे हाथ का, पैर का, हड्डी हो, खून हो, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, कहीं भी अगर कोई भी कोशिका अनियमित रूप से बढ़ रही है और एक जगह पर इकट्ठा हो गई है, तो इसे ही हम कहते हैं कैंसर, ठीक है। और उसे ही हम कहते हैं, वो असल में ट्यूमर होता है, लेकिन उसे ही हम दूसरे रूप में कैंसर कहते हैं, ठीक है। अनियमित रूप से वृद्धि करके जब कोशिकाएं एक जगह जमा हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कोई भी कोशिकाएं अगर जमा हो रही हैं, जमा हो गई हैं एक जगह पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्यूमर। और इसी को हम लोग दूसरी भाषा में कैंसर कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो वृद्धि करने की क्षमता होती है उसे हम लोग नियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, बढ़ रही हैं, तो इसमें जो गुण है, बढ़ने के जो गुण है, उसे हम क्या कहेंगे? नियोप्लाज्म। आता है समझ में? दोनों लाइन आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, कैंसर और ट्यूमर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, मतलब कैंसर नहीं, ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। कैंसर तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, 4-5 प्रकार के कैंसर होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ट्यूमर से ही कैंसर आगे चल के बढ़ता है, ट्यूमर ही मेन जड़ है कैंसर का, ठीक है। तो अब ट्यूमर भी 2 प्रकार के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं ये हानिकारक नहीं होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर हानिकारक होते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेनाइन ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्यूमर जो है ये फैलते नहीं है, मतलब क्या हुआ कि कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ी और एक जगह पर जमा हो गई बस। और जितना बड़ा जमा होकर हुआ है, वो उससे उससे हाइट उसकी अब नहीं बढ़ रही है, जितना था वो उतना ही है। उसमें ना ही खुजली हो रही है, ना दर्द हो रही है, ना जलन हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बिनाइन ट्यूमर, क्योंकि वो हानिकारक नहीं है। जैसे मस्सा मस्सा आप लोग देखते होंगे शरीर पर जमता है ना, तो मस्सा क्या है? वो ट्यूमर का ही एक प्रकार है। वो कोशिकाएं वहाँ के अंग, जैसे चेहरे पर मस्सा हो गया, हाथ पे मस्सा हो गया, पीठ पे मस्सा हो गया, तो क्या होता है? वहाँ की कोशिकाएं अनियमित रूप से फैली हैं, बढ़ी हैं और जमा हो गई हैं, लेकिन अब वो बढ़ नहीं रही हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब उसको होने से दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रहा है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या है? बिनाइन ट्यूमर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके विपरीत, यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ तो वो बढ़ेगा, यानी कोशिकाएं जमा हो गई हैं, अब वो बढ़ रही हैं धीरे धीरे, उसकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ने के साथ साथ उसमें दर्द है, खुजली है, जलन है, तो वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। वो बढ़ता है और ये हानिकारक है।
यही आगे चलकर कैंसर बन जाता है। और यही इसकी बढ़ने की जो क्षमता है ना, बढ़ने की क्रिया को ही, इसके बढ़ने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस। अभी मैंने आपको बताया नियोप्लाज्म के बारे में, ऊपर यहाँ पे नियोप्लाज्म बताया ना, तो ये गुण है, बढ़ने की गुण है। कोई भी कोशिका अगर बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, कैंसर ट्यूमर बढ़ रहा है, तो उसका गुण है नियोप्लाज्म। लेकिन उसके बढ़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? बढ़ने की क्रिया को हम कहेंगे मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि जब कोई ट्यूमर बढ़ता है, जब कोई कैंसर बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैंसर किसे कहते हैं। आपको समझ में आएगा कैंसर क्या है। कैंसर किसके कारण होता है? ट्यूमर के कारण होता है। और ट्यूमर क्या है? अनियमित रूप से बढ़ने वाली कोशिकाएं जो एक एक जगह पर जमा हो जाती हैं। अब ये जमा हो गई है तो ये भी दो तरह की होती है, एक बिनाइन होती है, एक मैलिग्नेंट होती है। बिनाइन हानिकारक नहीं है, वही मैलिग्नेंट हानिकारक है। अगर ये बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस, उसकी क्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के प्रकार। कैंसर के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कैंसर के प्रकारों का वर्णन करें, या फिर एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि कैंसर के बारे में लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप टोटल लिख लीजिएगा, जितना भी आज मैंने आपको बताया है वो सब लिखिएगा। तो कैंसर के प्रकार कितने हैं? कैंसर के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है कार्सिनोमा, सेकंड है मेलानोमास, सार्कोमा और ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। तो कार्सिनोमा देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है ना वो कार्सिनोमा ही होता है। और कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं 85%। मतलब 85% चांस है कि अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो कार्सिनोमा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एपिथेलियम या एक्टोडर्मल ऊतकों में होते हैं, मतलब शरीर के ऊपर, आपके त्वचा पर। तो शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर किसी अंग पर कैंसर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्सिनोमा। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एपिथेलियम ऊतकों में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, देन यू कैन से दैट कार्सिनोमा। उसे हम क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। और इसके होने के चांसेस कितने हैं? 85% चांस है कि कार्सिनोमा होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा त्वचा ही तो पड़ेगा कोई भी अंग पे। जैसे देखिए, अब बताया मैंने, त्वचा का कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। अब फेफड़ा कहिएगा कि शरीर के अंदर है, तो फेफड़ा शरीर के अंदर है लेकिन वो बना होता है एपिथेलियम ऊतक से। ठीक है, अमाशय, अमाशय भी पेट के अंदर, वो भी हमारे पेट में पाया जाता है शरीर के अंदर, लेकिन वो बना है एपिथेलियम ऊतक से। तो हमारे शरीर में जो भी एपिथेलियम ऊतक से बना है उसमें अगर कोई कैंसर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्सिनोमा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है मेलानोमास। मेलानोमास जो कैंसर है ये बहुत कम होता है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं मेलानोमास होने के। तो ये मेलानोसाइट्स में होते हैं, मेलानिन पिगमेंट। देखो, मेलानिन पिगमेंट से ही हमारे शरीर का कलर डिसाइड होता है कि कौन से व्यक्ति को गोरा होना है, कौन से व्यक्ति को सांवला होना है, काला होना है। तो मेलानिन पिगमेंट मेलानोसाइट्स के कारण ही होते हैं, जो हमारे त्वचा के नीचे पाए जाते हैं ये। तो इसमें अगर कोई कैंसर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेलानोमास। क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि त्वचा के जस्ट नीचे ही होता है। जैसे मान लो ये हमारा त्वचा है, तो त्वचा के नीचे पिगमेंट होते हैं, कुछ रंग होते हैं, है ना, जो हमें बताते हैं कि कौन से किसके शरीर का रंग बताया ना, गोरा होना है, काला होना है, सांवला होना है, वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है और त्वचा के जस्ट नीचे ही होता है। तो अगर इसमें कोई कैंसर हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे मेलानोमास, और एक प्रकार का त्वचा का ही कैंसर है। अब हम पढ़ेंगे सार्कोमा। सार्कोमा जो होते हैं वो अधिकांश शरीर के अंदर होते हैं, जैसे बोन कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर, मसल कैंसर यानी मांसपेशियों में कैंसर, कार्टिलेज यानी उपास्थियों में कैंसर। तो अगर शरीर के अंदर ये मेन रूप से होते हैं, जो एपिथेलियम ऊतक से नहीं बने हैं। अगर एपिथेलियम ऊतक से कोई अंग बना है और उसमें कैंसर हो रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? बताइए। कार्सिनोमा, क्योंकि एपिथेलियम ऊतक से जो भी बनेगा, तो एपिथेलियम ऊतक से शरीर के अंदर भी अंग बनते हैं, शरीर के बाहर भी अंग बनते हैं। ये सभी आप पढ़े होंगे, और 9th में भी आपको पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो और वैसे भी आप याद रखिए, शरीर का वो हर अंग जो मुलायम है वो एपिथेलियम ऊतक से बना है, शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो। अगर उसमें कैंसर हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? कार्सिनोमा कहेंगे। अगर मेलानिन पिगमेंट में हो रहा है, मेलानोसाइट में हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे मेलानोमास। अगर शरीर के अंदर कोई कैंसर हो रहा है, जैसे बोन कैंसर, हड्डियों में कैंसर हो रहे हैं,
हम सार्कोमा कहेंगे, मसल कैंसर हो रहा है तो सार्कोमा कहेंगे, कार्टिलेज यानी उपास्थि हो रहा है तो सार्कोमा कहेंगे, है ना। तो एपिथेलियम ऊतक में या फिर एक्टोडर्मल यानी शरीर के बाहर हो रहा है तो कार्सिनोमा, और मेसोडर्मल में हो रहा है तो सार्कोमा। मेसोडर्मल मतलब शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो ऊतक हैं, कोशिका हैं, अंग हैं, उनमें अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सार्कोमा। और ये 1% लोगों को होता है, इसका होने का चांसेस कम है लेकिन होता है। उसके बाद बारी आती है ल्यूकेमिया की और लिम्फोमा की। जो ब्लड कैंसर होता है ना, उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया, क्योंकि उसमें WBC बनते हैं, अयोग्य प्रकार के WBC बनते हैं, उसमें बहुत अच्छे प्रकार के WBC नहीं बनते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर हो रहा है तो उसे हम ल्यूकेमिया कहेंगे, क्योंकि इसमें अयोग्य WBC बनते हैं और इसमें लड़ने की क्षमता नहीं होती है। लड़ने की क्षमता मतलब क्या, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं हो पाती है इस WBC में, है ना। WBC बनते तो हैं लेकिन अयोग्य बनते हैं, संक्रमण से लड़ने लायक नहीं बनते, इसलिए इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और लिम्फ नोड, मैंने आपको बताया था इसके पहले में कि हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर लिम्फ नोड हैं, जहाँ से लसिका स्रावित होते हैं शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए। अगर उसमें कोई कैंसर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लिम्फोमा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैंसर के बारे में, तो आप इसको पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैंसर के कारक। क्या कारण है जिससे कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो भी कोशिकाएं या फिर सामान्य कोशिकाओं को, सामान्य कोशिका मतलब जो हमारा कोशिका ठीक ठाक है, अच्छे से काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे सामान्य कोशिका। तो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदलना भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों से हो सकता है। मतलब 3 कारक हैं जिससे कैंसर, या तो भौतिक कोई कारक होगा, या तो कोई केमिकल होगा, या फिर कोई बायोलॉजिकल होगा। इन 3 कारणों की वजह से सामान्य कोशिका हमारी कैंसर कोशिका में बदल जाती है। तो इन्हीं सारे कारकों को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे कि कार्सिनोजेंस की परिभाषा बताइए, तब आप यही बताइएगा कि वे सारी, अगर सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में जो कारक बदल देते हैं उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, अब हम देख देते हैं एक एक करके कि भौतिक कारक क्या होते हैं, रासायनिक कारक क्या होते हैं और जैविक कारक क्या होते हैं। तो बाहर से कोई भी कारक अगर हमको कैंसर दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भौतिक कारक। जैसे एक्सरे, यहाँ पे गमार हो गया है, यहाँ पे गामा होते हैं, है ना, गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरण। तो जो भी बाहर से किरण, है ना, या फिर जो भी रेडिएशन होता है ना, उससे हम क्या कहेंगे, भौतिक कारक। और रासायनिक कारक क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, धूम्रपान करता है ना, तंबाकू खाता है, धुआं है, ये सभी केमिकल है, सभी रासायनिक कारक है जिससे हमें कैंसर हो सकता है। इनसे फेफड़ों का कैंसर होने का, तंबाकू खाएंगे तो मुंह का कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, तो भौतिक कारक और रासायनिक कारक हो गया। अब बात आती है जैविक कारक के बारे में। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑन्कोजिन वायरस। आप याद रखेंगे, तो जो भी वायरस कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑन्कोजिन वायरस कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एक विशेष प्रकार का जीन होता है ना। एक जीन, आपको पता है कि क्या होता है जीन, ऐसे उसको क्या कहते हैं, DNA के एक ऐसे खंड होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो इन वायरसों के अंदर भी ऐसा जीन होता है जो वायरस, जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वायरल ऑन्कोजिन कहते हैं। पता है। तो जिस वायरस से कैंसर होता है उसको हम कहते हैं ऑन्कोजिन वायरस, और इसके अंदर जो जीन होता है जिसके वजह से कैंसर होता है उसको हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजिन। इसके अलावा कुछ हमारे हमारे कोशिकाओं के अंदर ही कुछ ऐसे जीन है जो हमें कैंसर दे सकते हैं, हमारे ही शरीर के अंदर है ना, उसको हम कहते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजिन या फिर प्रोटो ऑन्कोजिन। ठीक है, ये सामान्य कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं जो विशेष परिस्थितियों में एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर कोशिकाओं में बदल जाते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्यूलर ऑन्कोजिन और प्रोटो ऑन्कोजिन कहाँ पाए जाते हैं,
तो ये हमारे शरीर के कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, ठीक है, जो कैंसर दे सकते हैं। अगर इनको कुछ रेडिएशन मिला, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला जिससे इनका काम बाधा हो जाता है और फिर ये कैंसर में बदल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कैंसर के कारक क्या क्या है। तो कैंसर के कारक मेन कौन होते हैं? कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है। भौतिक में एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी आते हैं, पराबैंगनी किरण आते हैं। रासायनिक में धूम्रपान, तंबाकू, धुआं आ जाता है, और वायरस कुछ आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो कैंसर दे सकते हैं। अब कैंसर की पहचान आप करेंगे कैसे? देखो, अगर शरीर में कैंसर उत्पन्न हो रहा है तो अगर देख के आप पता लगा ले रहे हैं तब तो ठीक है। अगर शुरुआती दौर में कैंसर का पता चल जा रहा है तब उसका इलाज संभव है और उसे ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ समय बाद पता चलता है, जब कंट्रोलेबल नहीं होता है, तब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तो अच्छा यही है कि कैंसर की पहचान कर ली जाए पहले ही, कुछ जांच की जाती है कि कैंसर है या नहीं है। तो कैंसर की जांच मुख्यतः जो होती है वो बायोप्सी कहलाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कैंसर की जांच जो की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि संदेहास्पद अंग में से कोशिकाएं निकाल ली जाती हैं। संदेहास्पद कोशिका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी अंग अगर शक लग रहा है कि इस अंग में कैंसर है, जैसे मान लो कि हाथ में कहीं पे कैंसर शक लग रहा है कि यहाँ पे है, तो जहाँ पर है वहाँ की कोशिका, वहाँ के थोड़े से पार्ट काट लिए जाएंगे, है ना, थोड़ा सा जहाँ पे हाथ है, हाथ में जहाँ पे कैंसर है वहाँ से थोड़े से पार्ट काट लिए जाएंगे और उसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर रख के जांच किया जाएगा कि क्या इसमें कैंसर की कोशिकाएं दिख रही हैं, मेटास्टेसिस हो रहा है। आगे मैंने ऊपर बताया था मेटास्टेसिस क्या है, बढ़ना कोशिकाओं का अनियमित रूप से, क्या मेटास्टेसिस हो रहा है। अगर ये सभी चीज़ हैं तो फाइनल कर दिया जाता है कि हाँ कैंसर है। अब बायोप्सी में और क्या क्या किया जाता है? बायोप्सी में मैलिग्नेंट कोशिकाओं, मैलिग्नेंट मैंने अभी पता, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर ऊपर बताया ना, और मैलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या करता है, कैंसर आगे चल के बन जाता है। तो बायोप्सी में मैलिग्नेंट कोशिकाओं के कोशिकीय गुणों के आधार पर जांच होती है। मतलब कि क्या ये जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट क्या क्या गुण होते हैं? ये बढ़ते हैं, अनियमित रूप से बढ़ते हैं, अलग अलग बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और स्वस्थ कोशिकाओं को भी संक्रमित कर देते हैं, उनको कैंसर में बदल देते हैं। तो ये सभी गुण देखे जाते हैं कि क्या वहाँ पे है या नहीं है। किस में? कैंसर की जांच में। और कैंसर की जांच को अब क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे खून जांच की जाती है। तो जब खून जांच किया जाएगा तो डब्ल्यूबीसी को देखा जाएगा कि क्या डब्ल्यूबीसी अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो समझो कि कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ठीक है। और फिर उसमें सीटी स्कैन किया जाता है जिसको हम लोग कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर एमआरआई कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये सभी जांच किए जाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई। इससे कैंसर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन का उपयोग क्यों किया जाता है? सीटी स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, एक्स रेज, है ना। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है जिससे पता चलता है कि आंतरिक अंगों के 3D इमेज बनाने के लिए, यहाँ पे आंतरिक है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक अंगों के 3D इमेज बनाने के लिए सीटी स्कैन किए जाते हैं। उसके बाद एमआरआई। एमआरआई शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिससे जीवित कोशिकाओं की क्रियाविधि का पता चलता है। मतलब एमआरआई से एक ऐसा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिससे पता चलता है कि जो जीवित कोशिकाएं हैं वो कैसे कार्य कर रही हैं, अच्छे से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो उसके हिसाब से कैंसर का पता लगाया जाता है। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाई गई हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को कहते हैं, जो शरीर के अंदर डाल दी जाती है तो ये खुद ब खुद कैंसर वाले अंग का पता लगा लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप से जाके कैंसर से जुड़ जाते हैं, कैंसर वाली कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं, तो डॉक्टरों को पता चल जाता है कि किस अंग में कैंसर है, ठीक है। तो ये है कैंसर की जांच। तो कैंसर की जांच अगर आपसे पूछे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कैंसर का इलाज। क्या कैंसर का इलाज है? बिल्कुल है, अगर सही टाइम पे पता चल जाए तब। तो क्या इलाज है?
तो देखो कैंसर का कोई एक इलाज नहीं है, मैंने यहाँ पे 4 इलाज बताए हैं। शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये चारों एक साथ की जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी कर दी गई तो कैंसर ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैंसर को ठीक करने के लिए कोई एक इलाज नहीं है, सभी को मिला जुला कर काम किया जाएगा। तो मान लो कि कहीं पे कैंसर है, ठीक है, किसी अंग में कैंसर है, तो सॉरी, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, वहां के अंग में से उस कैंसर कोशिका को काट के निकाल लिया जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें कैंसर कोशिकाओं को शरीर से काट कर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी कैंसर है वहां से उस कैंसर की कोशिकाओं को पूरा काट के निकाल लिया जाएगा। अंग नहीं, मैं अंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि अंग काट लिया जाएगा, सिर्फ उस कोशिकाओं को काट कर बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कैंसर की जो, जैसे हाथ है, ये हाथ में यहाँ पर कैंसर है तो इसको काट के निकाल लिया गया, तो क्या आपको लगता है कि जो काट के निकाला गया है उसके आसपास के जो अंग थे, कोशिकाएं थी, वो संक्रमित नहीं हुई होंगी? कैंसर तो बढ़ता है, तो क्या आसपास संक्रमित नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो इसलिए कैंसर की कोशिकाओं को काट लेने के बाद भी ये खतरा रहता है कि आसपास की उसकी कोशिकाओं में कैंसर की कोशिकाएं बची हुई हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है, मिट्टी में इसका जड़ है, और आपने इसको यहाँ से काट लिया। ठीक है, आपने इसको यहाँ से क्या कर लिया, काट लिया। तो काट लेने के बाद आपने कुछ उसके जड़ भी निकाले, काटने के बाद आपने उसके कुछ जड़ भी निकाले, तो क्या आपको लगता है कि आपने जड़ पूरा मिट्टी के अंदर से साफ से निकाल लिया? कुछ ना कुछ तो उसके जड़ के अंश बचे होंगे ना। तो वैसे ही होता है कि जब कैंसर की कोशिकाओं को काट के निकाला जाता है तो उसका कुछ ना कुछ जड़ बचा रहता है, तब उसको पहचाना जाता है कि कहाँ कहाँ बचा हुआ है, और तब किया जाता है रेडियोथेरेपी। जब पता लगा लिया जाता है कि कहाँ कहाँ उसके अवशेष बचे हुए हैं, तो उन कोशिकाओं पर बमबारी कराई जाती है ना, बमबारी। उनकी कोशिकाओं पर क्या कराई जाती है, बमबारी कराई जाती है, और उन कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। अब जब उनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तब स्टार्ट होती है कीमोथेरेपी, मतलब अब कुछ दवाएं दी जाएंगी, एंटी कैंसर दवाएं दी जाएंगी। लेकिन ये दवाएं देने के बाद शरीर में बाल गिरने का खतरा हो जाता है, या फिर कुछ और भी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरीके से एक बार कैंसर ठीक हो जाए तो ये बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मतलब दूसरी खून की कमी है तो वो ठीक हो जाएगी, बाल गिरने का समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, जो कीमोथेरेपी करने से जो होते हैं। उसके बाद बचता है इम्यूनोथेरेपी। अब जब ये 3 इलाज कर लिए गए, सर्जरी कर ली गई, रेडियोथेरेपी कर ली गई, कीमोथेरेपी कर ली गई, मतलब ऑपरेशन कर लिया गया, रेडियोथेरेपी से कोशिकाएं नष्ट कर दी गई, और कीमोथेरेपी से दवाएं देकर नष्ट कर दी गई, तब इम्यूनोथेरेपी, मतलब इतने सारे इलाज करने के बाद इसमें समय भी तो बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो जब इलाज कर लिए जाते हैं तो इलाज कर लेने के बाद शरीर में कुछ और भी संक्रमण होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, शरीर में कुछ और भी संक्रमण हो सकते हैं कैंसर ठीक होने के बाद, क्योंकि काफ़ी दिन तक इलाज चला है, काफ़ी कुछ दवाइयाँ चली हैं। ठीक है, तो इसके लिए शरीर में कुछ विशेष एंटीबॉडी डाल दिए जाते हैं जो उन संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाए रखते हैं। तो ये था इलाज कैंसर का। तो जितना डिटेल में आज मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया है, इतने डिटेल में आपने कभी कैंसर के बारे में पढ़ा नहीं होगा। आई होप कि आपको कैंसर समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।